मैम ये किसकी हुकूमत में ये यूएपीए आया, पीएसए आया, और ये जो नौजवान जेलों में अभी बंद हैं ये किसकी हुकूमत में बंद हुए हैं? थोड़ा सा वो भी क्लियर करें ताकि ऑडियंस को जो है वो मालूम चले। पीएसए का लाने का मकसद जो था ये जंगल चोरों के खिलाफ है, लेकिन आज के ये जो लोग हैं इन्होंने उसे कश्मीरी के खिलाफ इस्तेमाल किया, आपके और मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। नॉर्थ के ऊपर जहाँ एक तरफ उमर अब्दुल्ला साहब हैं, वहीं अपनी पार्टी के सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हैं वो सज्जाद लोन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटों में गिरावट आएगी? आप लोगों के लिए ये जो चैलेंज है ये और बढ़ चुका है? देखिए, मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ कि ये सारे पार्टीज़ जो हैं, जो टीम्स हैं बीजेपी के, ABCD, ये सारे एक साथ हैं। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स क्यों नहीं खड़े किए जम्मू कश्मीर खित्ते में क्यों नहीं खड़े किए 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे? इतनी डेवलपमेंट की बातें की तो फिर गट्स क्यों नहीं थे कि 3 कैंडिडेट्स खड़े कर सके? लेकिन उनकी लीडर जो हैं उन्होंने खुद कहा कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कि जो बाकी तंजीमों के कैंडिडेट्स हैं वो हमारे ही कैंडिडेट्स हैं। आपने सुनी होगी वो इंटरव्यू। 3 MPs हमारे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, सिटिंग MP, वो 370 को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, वो पार्लियामेंट में बात नहीं कर पाए, नौजवानों के स्कैम्स हुए उन पर बात नहीं कर पाए, कई सारे और मुद्दे थे, लैंड राइट्स थे, उन पर बात नहीं कर पाए। तो जो पहले 3 MPs थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी क्या रिपोर्ट है पॉजिटिव कि जो अब हम नए 3 भेजेंगे ये भी हमें कुछ पॉजिटिव दे पाएंगे? अब अपनी पार्टी है, सज्जाद लोन साहब मेरे, उनसे भी इंटरव्यू हो रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो यूएपीए पीएसए ये जैसे कि आपने कहा कि आपके दौर में आया, वो कह रहे हैं कि इन्हीं की वजह से लाखों की तादाद में अब नौजवान जेलों में बंद हैं। अगर आप हमें वोट देंगे, हमें इक़्तिदार में लाएंगे तो हम इन लोगों को जेलों से निकाल कर लाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरा वो कह रहे हैं कि पैलेट विक्टिम्स हैं जिन्हें पैलेट्स लगे हैं, वो कह रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में पैलेट विक्टिम्स हैं, वो भी PDP और NC के दौर में ही हुआ ये सब। हम उन्हें भी जो है वो मजबूत करेंगे, एम्पावर करेंगे, उनके लिए भी जो है वो बेहतरीन सी पॉलिसीज़ लेकर आएंगे। अब आवाम के बीच में इस तरीके की बात जा रही है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, कितनी कम नॉलेज है। अगर ये लोग खुद को लीडर्स कहते हैं और कहते हैं यूएपीए हमने लाया, इनको पता नहीं है यूएपीए सेंट्रल कानून है। और इन लोगों की बात जिनकी आप कर रहे हैं, एक खुद कहते थे उस दौर में जब पैलेट्स चल रहे थे, वो मिनिस्टर थे बीजेपी के कोटा पे, तब तो उन्होंने बीजेपी से ये सवाल नहीं किया। वो कहते थे मैं प्राइम मिनिस्टर का छोटा भाई हूं और प्राइम मिनिस्टर मेरे बड़े भाई हैं। जो दूसरी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी, वो तो पिक्चर अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद लॉन्च की, इंटरनेट पे हर जगह पिक्चर है। वो सारे उस दिन दिल्ली गए और वहाँ प्रधानमंत्री के साथ फोटो उठाई। अब ये लोग इस तरह के झूठ इस वक्त तो बोलेंगे क्योंकि इलेक्शन है। सज्जाद लोन साहब से इंटरव्यू हुआ, वो मुझे कहते हैं कि हम डिग्निटी और डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैंने उमर साहब जब कहा तो उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि उमर साहब, आप उमर साहब से जाकर ये सवाल पूछे उनके स्पोक्स पर्सन से कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में तो आप उनके साथ थे और RSS के साथ तो सबसे पहले आप मिले थे। इवन कि आपकी जो ग्रेटर ऑटोनॉमी उसकी इंटरनल रिपोर्ट को जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो आप हमें ABC कहते हैं, तो आप खुद की जुमरे में आते हैं। तो मैं कंफ्यूज्ड हो गया, तो ज़रा बताएंगे? हमने उस वाजपेयी साहब से बात की जिन्होंने कहा मैं हुर्रियत वालों से भी, मिलिटेंट से भी बात करने को तैयार हूं और पाकिस्तान से भी बात करने को तैयार हूं। जिस वाजपेयी साहब ने कहा रिश्तेदार बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, इसलिए पाकिस्तान के साथ हम लड़ाई नहीं कर सकते। नाराज़गियाँ तो महबूबा जी की भी आप लोगों के साथ हैं, इल्तिजा जी भी तो नाराज़गियाँ ज़ाहिर कर रही हैं और वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। हालांकि आप लोग एक ही स्टेज पे थे गुपकार को लेकर, PAGD को, लेकिन आज वो गुपकार कहीं दिख नहीं रहा है। बुखारी साहब से मैं मिला तो वो मुझे कह रहे थे कि जनाब 370 तो वापस नहीं आ सकता, सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं 370 के नाम पे, पहले सेल्फ रूम के नाम पे, फिर ग्रेटर ऑटोनॉमी के नाम पे, देन उस वक्त में 370, आज फिर वही 370। जो आ नहीं सकता है, जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ला सकती है, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे लेकर आएगी? वो टूरिस्ट वाला वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उमर साहब के लिए। मैं देख रहा हूँ, मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ ना, तो मेरे इंटरव्यू में वो हर जगह कहते हैं जी ये टूरिस्ट है। अब वो एक और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं वो नहीं करना चाहूँगा, मेरे एथिक्स में वो नहीं है। कश्मीरी अल्फाज है वो, आप जानते हैं वो कौन सा वाला ये कर ये नहीं एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये टूरिस्ट वाला वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये टूरिस्ट का क्या मतलब है? ये क्यों ये इल्ज़ाम आप पे लगा रहे हैं कि उमर साहब टूरिस्ट हैं, उनका रहन सहन यहाँ का नहीं, वो लंदन में रहते हैं, वो घूमने जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप ख़ास पेशकश देख रहे हैं इस वक्त डेली तस्कीन पे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन सारा हयात जी हैं।
नॉर्थ में इलेक्शंस को लेकर लगातार जो है वो अलग अलग पार्टियां जो हैं वो अपने उम्मीदवारों की कैंपेनिंग कर रही हैं, और वहीं दूसरी ओर नॉर्थ के अंदर सज्जाद लोन साहब को सपोर्ट किया है अपनी पार्टी ने। और क्या अपनी पार्टी के सपोर्ट से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो सकता है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद को अभी भी मजबूत समझती है? इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए सारा जी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैम बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैम, हालिया ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी या बाकी जितनी भी जम्मू कश्मीर के अंदर जमातें हैं, वो सब इलेक्शंस में इस वक्त अलग अलग मुकामात पे कैंपेनिंग करती हुई हमें नज़र आ रही हैं। सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हैं वो सज्जाद लोन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटों में गिरावट आएगी? आप लोगों के लिए ये जो चैलेंज है ये और बढ़ चुका है? देखिए, मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ कि ये सारे पार्टीज़ जो हैं, जो टीम्स हैं बीजेपी के, ABCD, ये सारे एक साथ हैं, और हमारा मुकाबला सिर्फ किसी एक तंजीम से नहीं है, इन सब से है, जो बीजेपी है और इनके प्रॉक्सीज़ हैं। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स क्यों नहीं खड़े किए जम्मू कश्मीर में, कश्मीर खित्ते में क्यों नहीं खड़े किए 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ पे? इतनी डेवलपमेंट की बातें की, तो फिर गट्स क्यों नहीं थे कि 3 कैंडिडेट्स खड़े कर सके? लेकिन उनकी लीडर जो हैं, उन्होंने खुद कहा कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कि जो बाकी तंजीमों के कैंडिडेट्स हैं वो हमारे ही कैंडिडेट्स हैं। आपने सुनी होगी वो इंटरव्यू। तो ये सारे के सारे जो हैं ये एक साथ हैं। अब जिन लोगों ने इनकी पार्टियां लॉन्च की हैं, जिन लोगों ने इनको तब से एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस, बाकी सपोर्ट दिया, उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। जिनके साथ ये लोग खड़े हैं बीजेपी के साथ, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। इन सब की आइडियोलॉजी भी सेम है, पॉलिसी भी सेम है। जब 5 अगस्त 2019 हुआ, 370 उठा, 35 से उठा, तो ये सब लोग कहते थे ये पुरानी बात है, अब छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन हमारी लड़ाई और है। हमारी लड़ाई हमारी शनाख्त की है, तशख़्ख़ुस की है, हमारी इज़्ज़त की है। हमारी लड़ाई ये सिर्फ ये इन 3 सीटों की नहीं है। हमारी लड़ाई है कि कल को जब हमारे 3 पार्लियामेंट मेंबर इंशाल्लाह पार्लियामेंट में जाएंगे, वो कश्मीर का जो मसला है वो वहाँ पे उठाए, वो उसके बारे में बात करे। इसलिए हमने वो कैंडिडेट्स चुने हैं जो आर्टिकुलेट हैं, जो बात करने में माहिर हैं। इसलिए आपने अगर इस बार हमारी चॉइस देखी होगी कैंडिडेट्स की, वो चॉइस है ताकि जो हमारे यहाँ के इश्यूज़ हैं, UAPA, PSA, ये वहाँ वो लोग पार्लियामेंट में बात कर सके। अभी तक हमारे हज़ारों के हज़ार नौजवान जेलों में पड़े हैं, जिनको उठाया गया 5 अगस्त 2019 से पहले और कहा गया ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। वो अभी तक बेचारे जेलों में पड़े हुए हैं। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि भाई ये बंदा कुछ कर सकता है थोड़ी देर के लिए, इसलिए इसको बंद करता हूँ। 5 साल हो गए हैं उनको, अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं। आप देखिए ना सितम ज़रीफ़ी क्या है, पासपोर्ट नहीं दिया जाता है, कहा जाता है आपका कोई दूर दराज का रिश्तेदार जो है वो मिलिटेंट है। मैम, एक सवाल है कि जैसे आपने UAPA, PSA इन सब चीज़ों की बात की, मैम ये किसकी हुकूमत में ये UAPA आया, PSA आया, और ये जो नौजवान जेलों में अभी बंद हैं, ये किसकी हुकूमत में बंद हुए हैं? थोड़ा सा वो भी क्लियर करें ताकि ऑडियंस को जो है वो मालूम चले। देखिए, UAPA तो इन्होंने ही लगाना स्टार्ट किया, जो आज की सरकार है। PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो था ये शेर कश्मीर के वक्त लाया गया था। और ये क्यों लाया गया था? क्लॉज में मेंशन्ड है टिम्बर थीव्स, यानी जो लकड़ी चोर हैं, ये उनके लिए जी हमने PSA लाया है। क्योंकि उस वक्त जो था हमारा टूरिज्म टॉप पे था, सीनिक ब्यूटी टॉप पे थी। तो शेर कश्मीर ने कहा अगर आप इसी तरह जंगल काटते रहेंगे तो खुदा ना करे एक दिन ऐसा दिन आए कि कश्मीर कहीं कोई ना आए, क्योंकि हमारी एक बैकबोन इकोनॉमी की जो है वो टूरिज्म भी है। और इतनी खूबसूरत जगह जो अल्लाह ने हमें बना के दी है, जिसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं से बनी बनाई मिली है, तो इसमें अगर आप जंगल काटोगे यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो PSA का लाने का मकसद जो था ये जंगल चोरों के खिलाफ है। लेकिन आज के ये जो लोग हैं इन्होंने उसे कश्मीरी के खिलाफ इस्तेमाल किया, आपके और मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सरकार के खिलाफ बोलना इस मुल्क में एक हक है, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। आपको, मुझे, इनको ये हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि जहाँ पे आपको लगे कि सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है, एंटी फ्रेंडली है, एंटी पीपल है, आप वहाँ पर सरकार को जो है क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार जो है मुंह खोलने का मौका ही नहीं देती है। यहां से आपने मुंह खोल दिया और वहां से आपको PSA और UAPA लगाया। कितने मीडिया वाले भाइयों की बात करूं, कितनों के नाम लूं मैं जिन्हें UAPA और
और पीएसए क्योंकि वो अनफिल्टर्ड दिखा रहे थे सोशल मीडिया पे, जैसे हालात थे सड़क पे वही दिखा रहे थे। अपनी पार्टी है सजाद लोन साहब है, मेरे उनसे भी इंटरव्यू हो रहे हैं, वही कहते हैं कि ये जो यूएपीए पीएसए ये जैसे कि आपने कहा कि आपके दौर में आया, वो कह रहे हैं कि इन्हीं की वजह से लाखों की तादाद में अब नौजवान जेलों में बंद हैं। अगर आप हमें वोट देंगे, हमें इक़्तिदार में लाएंगे तो हम इन लोगों को जेलों से निकाल कर लाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरा वो कह रहे हैं कि पैलेट विक्टिम्स हैं जिन्हें पैलेट्स लगे हैं, वो कह रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में पैलेट विक्टिम्स हैं, वो भी पीडीपी और एनसी के दौर में ही हुआ ये सब। हम उन्हें भी जो है वो मजबूत करेंगे, एम्पावर करेंगे, उनके लिए भी जो है वो बेहतरीन सी पॉलिसीज़ लेकर आएंगे। अब आवाम के बीच में इस तरीके की बात जा रही है, तो आपका क्या कहना है? देखिए कितनी कम नॉलेज है। अगर ये लोग खुद को लीडर्स कहते हैं और कहते हैं यूएपीए हमने लाया, इनको पता नहीं है यूएपीए सेंट्रल कानून है। पीएसए का जवाब तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन यूएपीए हमारी रियासत का कानून ही नहीं है। ये कानून जो है ये मुल्क भर का है। 5 अगस्त को जब आपने हमारे सारे राइट्स खत्म कर दिए, इन लोगों ने हमसे बिना पूछे, हमारी कोई उसमें पार्टिसिपेशन थी, पब्लिक की कोई पार्टिसिपेशन थी, रातों रात तमाम लोगों को जेलों में भरा, लीडरों को लेके, पार्लियामेंट मेंबरों को, एक्स एमएलएस को, जो नुमाइंदे थे लोगों को, उनको जेलों में भर भर के इन्होंने यहाँ जो है अपने नए कानून शुरू कर दिए। अब ये इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन जब स्प्रेड करते हैं तो नहीं, पैलेट्स का ये लोग बोल रहे हैं, पैलेट्स हम ला सकते थे यहाँ पर, हमारे हाथ में इतनी पावर है कि हम पैलेट्स ला सके। आपको लगता है एक चीफ मिनिस्टर के इतने पावर होते हैं हाथ में कि वो पैलेट ला सके? एक चीफ मिनिस्टर जो होता है वो रियासत की डेवलपमेंट, रियासत की सिक्योरिटी के हाल और बाकी चीज़ें देखता है, लेकिन हम एक मुल्क का हिस्सा हैं, एक बहुत बड़े मुल्क का हिस्सा हैं। आपने खुद देखा जब 5 अगस्त हुआ, हमें पूछना तो दूर की बात है, सीधे जेलों में डाल दिया गया। और इन लोगों की बात जिनकी आप कर रहे हैं, एक खुद कहते थे उस दौर में जब पैलेट्स चल रहे थे, वो मिनिस्टर थे बीजेपी के कोटा पे, तब तो उन्होंने बीजेपी से ये सवाल नहीं किया। वो कहते थे मैं प्राइम मिनिस्टर का छोटा भाई हूं और प्राइम मिनिस्टर मेरे बड़े भाई हैं। जो दूसरी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी, वो तो पिक्चर अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद लॉन्च की, इंटरनेट पे हर जगह पिक्चर है। वो सारे उस दिन दिल्ली गए और वहाँ प्रधानमंत्री के साथ फोटो उठाई। अब ये लोग इस तरह के झूठ इस वक्त तो बोलेंगे क्योंकि इलेक्शन है, तो मैं इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो जम्मू कश्मीर की आवाम है उनको सियासत के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है, सब जानते हैं कौन किसके साथ है। उनको पता है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लड़ाई है हमारी तशख्खुस, हमारी शिनाख्त के लिए, हमारी इज्जत के लिए है। और ये इस वक्त एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली खड़ी है और दूसरी तरफ जो है सारे एक साथ। मेरा सजाद लोन साहब से इंटरव्यू हुआ, वो मुझे कहते हैं कि हम डिग्निटी और डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैंने उमर साहब जब कहा तो उन्होंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि उमर साहब, आप उमर साहब से जाकर ये सवाल पूछे उनके स्पोक्स पर्सन से कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में तो आप उनके साथ थे और आरएसएस के साथ तो सबसे पहले आप मिले थे। इवन कि आपकी जो ग्रेटर ऑटोनॉमी उसकी इंटरनल रिपोर्ट को जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिजेक्ट कर दिया था। तो आप हमें ABC कहते हैं, तो आप खुद किस जुमरे में आते हैं? तो मैं कंफ्यूज्ड हो गया, तो जरा बताएंगे। ये तो फिर से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की है। हम कभी बीजेपी का हिस्सा थे ही नहीं, हम कभी बीजेपी के कोटा पे मिनिस्टर बनाए ही नहीं। वो एनडीए था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी का साथ हमने कभी नहीं दिया है। और वाजपेयी जी की जहां तक आप बात करेंगे, वाजपेयी जी सबसे बड़े सपोर्टर थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के। वाजपेयी जी सबसे बड़े सपोर्टर थे कि कश्मीरी को राहत पहुंचाइए। वाजपेयी जी सबसे बड़े सपोर्टर थे कि आप उन लोगों को, चाहे मिलिटेंट्स हों, आप बातचीत करिए, क्या फर्क पड़ता है, लाइए, ये हमारे अपने बच्चे हैं। उन्होंने मिलिटेंट्स के कमांडर्स को बुलाया, दिल्ली उनसे मिले। उन्होंने हुर्रियत वालों को दिल्ली बुलाया, उनसे मिले। आप आज की बात कर रहे हैं, हमने उस वाजपेयी साहब से बात की जिन्होंने कहा मैं हुर्रियत वालों से भी, मिलिटेंट से भी बात करने को तैयार हूं और पाकिस्तान से भी बात करने को तैयार हूं। जिस वाजपेयी साहब ने कहा रिश्तेदार बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, इसलिए पाकिस्तान के साथ हम लड़ाई नहीं कर सकते। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान के बारे में तो नहीं बात करूंगी। ये दोनों मुल्क जो हैं ये न्यूक्लियर मुल्क हैं। खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर कुछ भी दोनों मुल्कों के बीच में कभी ज़्यादा हो जाता है, बम मेरे घर पे और आपके घर पे गिरेंगे। जो लोग लड़ाई उठवाने में खुश हैं उनके घरों पे नहीं गिरेंगे।
वो नहीं रहते हैं इस बॉर्डर लाइन पे, आप और मैं रहते हैं, ये लोग रहते हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। हमें पता है, आज आप फलस्तीन का हाल देख रहे हैं, खुदा ना करे क्या वही हाल हमारा भी होना चाहिए, वरना क्या कम हुआ है आज तक हमारे साथ। जी, ये बात तो आपने बड़ी अच्छी कही मैम, लेकिन हालिया ही कि एक जगह मैं बैठा हुआ था, वहाँ पे डिस्कशन चली तो एक नौजवान ने सवाल पुट किया था कि 3 MPs हमारे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, सिटिंग MP, वो 370 को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, वो पार्लियामेंट में बात नहीं कर पाए, नौजवानों के स्कैम्स हुए उन पर बात नहीं कर पाए, कई सारे और मुद्दे थे, लैंड राइट्स थे, उन पर बात नहीं कर पाए। तो जो पहले 3 MPs थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी क्या रिपोर्ट है पॉजिटिव कि जो अब हम नए 3 भेजेंगे ये भी हमें कुछ पॉजिटिव दे पाएंगे? ये मेरा सवाल नहीं मैम, ये अपनी पार्टी के सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने वो रेज किया। देखिए, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब को हालांकि ये पता है कि जब 5 अगस्त का डिसीजन हुआ, 25 जुलाई से ही जब इन्होंने यात्रा कैंसिल की, तो वो जो एडवाइजरीज थे वो सर्कुलेट होने शुरू हो गए। तो हम बार बार पूछ रहे थे कि मेहरबानी करके हमें कोई बताए कि क्या होने वाला है, क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ तो होने वाला है जो ठीक नहीं है। तो अफसरान जो यहाँ के थे वो झूठ पे झूठ जो है वो बोले जा रहे थे हमें कि कुछ नहीं होने वाला है, NC वाले रूमर फैला रहे हैं, NC वाले रो रहे हैं फालतू में, कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे MPs दिल्ली गए, वहाँ उन्होंने बात की, वहाँ उन्हें लगा कि कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसी तरह बातचीत हुई, पेश उनके सामने उसी तरह की गई। और जब वो वापस यहाँ पहुँचते हैं, होम मिनिस्ट्री में बातचीत हुई मैम? नहीं, मैं कह रही हूँ कि जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिले, अच्छा, 370 से पहले, ये एक दिन पहले की बात है, वो यहाँ पहुँचते हैं और तीनों को जो है बाहर दरवाजे पे बंद कर लेते हैं। इन तीनों की जो बातचीत हुई जो दौरान होम मिनिस्टर साहब के साथ, ये 370 को लेकर हुई थी? ये प्राइम मिनिस्टर से बात हुई। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर से? हाँ, वो फोटो इंटरनेट पे अवेलेबल है। वहां पे इनको लगता है कि वहां से तो कोई बात हो नहीं रही है, तो शायद क्या हम ही गलत समझ रहे हैं। और उसके बाद जब ये यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ दरवाज़ों पे पुलिस, यहाँ लोग पेट्रोल पंपों पे लाइनों में लगे हुए हैं, ये सोचते हैं हो क्या रहा है। घर पहुँचते हैं और पुलिस बंद कर देती है और डिफरेंट जेलों में भेज देती है। प्राइम मिनिस्टर के साथ मैम इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई? देखिए, वो जो बातचीत प्राइम मिनिस्टर के साथ आप कह रहे हैं कि क्या हुई, वो प्राइम मिनिस्टर जाने, 3 लोग जाने उस कमरे में जो बैठे थे, वो 3 लोग NC के थे। उन 3 लोगों के सवाल थे कि क्या आप हमारे साथ कुछ गलत करने वाले हैं। तो जब उनको जवाब मिला, उस जवाब से वो उन्होंने ये समझा कि शायद कुछ गलत होने वाला नहीं है। उनको शायद ये कहा गया कि आप वहाँ इलेक्शन की तैयारी करिए। और जब वो यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उन्हें बंद किया जाता है। और उन 3 लोगों में एक उमर साहब भी थे? तीनों थे, डॉक्टर साहब, उमर साहब और हसनैन मसूदी साहब। और उसके बाद उन्हें यहाँ बंद किया जाता है। आप पूरा अब मुझे जवाब तो देने दीजिए। उन्हें यहाँ बंद किया जाता है और उसके बाद 8 महीने तक उनकी शक्ल किसी को नहीं दिखाई जाती है। आप बात करते हैं और फिर वहाँ झूठ पे झूठ, उस मिनिस्टर का नाम नहीं लूँगी, बोला जाता है कि वो लोग तो खुले हैं, उनको किसने बंद किया। अरे वो जेलों में यहाँ पड़े थे, मैं खुद मिलने गई। आप कह रहे हैं कि तो आप किन लोगों का भरोसा करेंगे। और ये लोग उन्हीं के साथ मिले हुए हैं, उन्होंने इनकी पार्टियां बनाई हैं, इन्होंने कहना ही है जो वो हाँ, जो भी वो कहेंगे इन्होंने हाँ में हाँ मिलानी है। इन्होंने क्या कहना है कि नहीं, इन्होंने कहना है हाँ, जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। यस सर। मैम एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि लोग ना ये नहीं चाहते हैं, अब हम जिससे भी मिल रहे हैं ABCD इसी पे पॉलिटिक्स हो रही है। इससे ऊपर उठ के पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है, डेवलपमेंट पे नहीं हो सकती है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने पे नहीं हो सकती है, रियासत के दर्जे को वापस लाने पे नहीं हो सकती है। लेकिन हम NC के पास जा रहे हैं तो A है, PDP के पास जा रहे हैं तो B है, PC के पास जा रहे हैं तो C है, आज़ाद साहब के पास जा रहे हैं तो D है। सिर्फ इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। डेवलपमेंट का मुद्दा आपको नहीं लगता कि बड़ा मुद्दा है इस वक्त में? आपको पता है जो यहाँ शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, हमने बनाया है। जो यहाँ शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर है, सेंटूर, हमने बनाया है। जो यहाँ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, हमने बनाई है। जब 96 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट बनी, यहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि 7-8 साल मुश्किल तरीन रह चुके थे। ना कोई ब्रिज था, ना स्कूल था, ना यूनिवर्सिटी थी, ना सड़क थी। एक नए सिलसिले शुरू करने पड़े डेवलपमेंट के। जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं आपको इतनी बड़ी किताब दूंगी, आप
10 दिन भी वो ख़त्म नहीं करेंगे पढ़ के, क्योंकि हमने वो होम मिनिस्टर साहब को भी पेश की जब उन्होंने कहा इन्होंने क्या किया। फिर हमने कहा जनाब अब अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए ना, हमें पता है आपने G20 के दिन एयरपोर्ट से लेके बुलवाड़ तक 2 दीवारों को रंग लगाया, बिल्कुल डेवलपमेंट नंबर 1। डेवलपमेंट नंबर 2, आपने लाल चौक और पोलो व्यू में टाइलें लगाई। तीसरी डेवलपमेंट दिखाइए ना, 10 साल हो गए हैं, 10 हफ्ते नहीं हो गए हैं इनकी गवर्नमेंट को। बात सुनिए, 10 साल हो गए हैं, 10 हफ्ते नहीं हो गए हैं, 10 दिन नहीं हो गए हैं, 10 महीने खत्म हुआ ना, आतंकवाद खत्म हुआ, हालात बेहतर हुए, नॉर्मलसी हुई एकदम से। इस बारी श्रीनगर पार्लिमानी सीट के ऊपर बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है 1996 के बाद। तो क्या ये हम मानते हैं कि 370 ख़त्म करने पे कश्मीर की आवाम ने एक ठप्पा लगा दिया? 370 ख़त्म करने का जवाब उन्होंने दिया है वोटिंग में। वो जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, जवाब आपको मिलेगा कि हम क्यों निकले वोट डालने। हाँ, पत्थरबाजी नहीं, बाइकॉट पॉलिटिक्स खत्म हो गया ना। नहीं, अच्छी बात है, खत्म हो गई बाइकॉट पॉलिटिक्स। बाइकॉट क्यों करना है? वोट हक है आपका, आप डालिए, आप बताइए आपको कौन सा कैंडिडेट पसंद है, उसको अपना वोट दीजिए। और ये जो है ना, ये परसों फैसला होगा लोगों का कि जो 5 अगस्त को डिसीजंस लिए गए थे, क्योंकि बोला गया सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटा गया, कश्मीरी खुश है, कश्मीरी बेचारा लॉकडाउन के अंदर बंद, कश्मीरी का इंटरनेट बंद, कश्मीरी का फोन बंद, अच्छा लैंडलाइन तक नहीं चल रही है उन दिनों, बहुत कश्मीरी का टीवी नहीं चल रहा है, न्यूज में नहीं। मैं टीवी देखती थी, नहीं आमिर सुनिए आप, वहां कोई दिल्ली से कोई बम्बई से एनालिस्ट हमारे को डिस्कस कर रहा है। अब चलो ठीक है, दिल्ली बम्बई, कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से कश्मीर को डिस्कस कर रहा है। मैं कश्मीरी, मुझे कहीं नहीं मौका मिल रहा खुद को डिस्कस करने का। मुझे बोला गया तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें पीएसए और यूएपीए लगा देंगे, हमें डिस्कस करने को तो तुम्हारे बारे में क्या ठीक है। बहुत सही बात है, मैं इस पे आऊंगा। उमर साहब ने एक बारी कहा था कि मैं यूटी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहूंगा, अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो मैं एक रियासत का बनूंगा। तो कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? तो उमर साहब तो बेचारे पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वो पार्लियामेंट जा रहे हैं आगे फ्यूचर में। फिलहाल तो जो हमारे सामने सिचुएशन है, मेरे ख्याल से उमर साहब ने जो बात बोली है वो तो दुरुस्त है, आज प्रूव कर दिया उमर साहब, वरना पार्लियामेंट क्यों जाएंगे, किसी और को भेज देते पार्लियामेंट। लेकिन उनको लगा कि एक एब्सेंस ऑफ वॉइस है, कि किसी को चाहिए अब एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे कश्मीर के जो रोज़मर्रा के इश्यूज हैं ये डिस्कस होने चाहिए। और उमर साहब कश्मीरी की, आपकी और मेरी आवाज़ बुलंद करने के लिए दिल्ली के पार्लियामेंट में जा रहे हैं। मैं बहुत अच्छी बात की, महबूबा जी क्यों नाराज़ हैं? वो भी बड़ी नाराज़गी जाहिर कर रही है। मैं राजौरी पुंछ में था तो मुलाकात भी हुई, वो कह रही थी कि जी मेरे साथ जो है वो एक डॉक्टर साहब ने वादा किया और वो फिर वादा मुखालिफ बने। उन्होंने जिस स्टेज पे मुझे लाया, जिस जगह पे बात की, और फिर फाइनली कोई डिस्कशन नहीं हुआ और जाके जो है वो अपने उम्मीदवार का राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट के ऊपर जो अनाउंसमेंट कर दी। नाराज़गियाँ तो महबूबा जी की भी आप लोगों के साथ हैं, इल्तिजा जी भी तो नाराज़गियाँ जाहिर कर रही हैं और वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। हालांकि आप लोग एक ही स्टेज पे थे गुपकार को लेकर, पीएचईडी को, लेकिन आज वो गुपकार कहीं दिख नहीं रहा है। जब आपको याद होगा, आपने इससे पहले भी ये सवाल थोड़ा सा पूछा था, पर उस वक्त मुझे मौका नहीं मिला जवाब देने का। आपने कहा था कि आप लोग सारे एक ही स्टेज पे क्यों नहीं आते हैं, टीम ए टीम बी। हमने तो लाया इन सबको एक ही स्टेज पे, हमने तो लाया, ये धीरे धीरे करके चले गए। महबूबा जी भी चली गई। महबूबा जी चली गई, क्यों गई? मैं बताती हूँ क्यों गई। दिल्ली में नहीं, बम्बई में इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, डॉक्टर साहब भी शामिल हैं और महबूबा जी भी शामिल हैं। जब डिस्कशन हुआ सीट शेयरिंग पे, तो महबूबा जी ने बात की माइक पे, बोला कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, ये डॉक्टर साहब का फैसला होगा, क्योंकि रियासत के टॉलेस्ट लीडर हैं, यही फैसला करेंगे कि इनको कौन 3 कैंडिडेट्स उठाने हैं। ये महबूबा जी ने इंडिया अलायंस के सामने बोला। वो कह रहे हैं मेरे साथ बात ही नहीं हुई डॉक्टर साहब की। नहीं, ये मीटिंग में हुआ, ये वहाँ पे जितने भी इंडिया अलायंस के मेंबर्स हैं वो सिर्फ इस रियासत के नहीं, वो पूरे मुल्क के बहुत बड़े लीडर्स हैं, वो उन सबके सामने ये बात हुई है और उन सबको पता है। और अनफॉर्चुनेटली जब महबूबा जी यहाँ आई, जो उन्होंने ही कहा कि आप जी अपने कैंडिडेट्स दे दीजिए, जब हमने अपने कैंडिडेट्स दिए तो महबूबा जी की कुछ और ही बयानबाजी आ गई, जो आज तक हमें समझ नहीं आ रही है। आज तक हम कंफ्यूजन में हैं। हम कभी नहीं चाहते थे पीएचईडी टूटे। आपको पता होगा जब 14 हुआ, फिर 14 से 18 कितना मुश्किल तरीन रहा,
15 से 18 जब इनकी गवर्नमेंट रही, हमने वो सारा बुलाकर हमने खुद PhD की शुरुआत की, हमने बुलाया इनको। हालांकि आपको पता है बहुत सारी सतहों पे लोग ने कहा आप इनको ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा इस वक्त किसी को ऑक्सीजन देने की बात नहीं है। आप कह रहे हैं आपने फलानी को लाया, फलानी को लाया, इस वक्त हमारे शनाख्त, हमारी तशख्खुस, ये एक बिगर रीज़न है। ये जम्मू कश्मीर की इज्जत की बात है। ये इस वक्त किसी की सियासत, किसी एक तंजीम की बात नहीं है। ये हम सब 1.25 करोड़ लोगों की बात है और ये हमें एक ही प्लेटफॉर्म से करनी चाहिए। और अल्लाह गवाह है कि हम कितने रीजनेबल और हम कितने मतलब खुशदिली से यहीं से सबके पास गए, सबको बुलाया, ढूंढ ढूंढ के लाया, हर मीटिंग में हर इंसान को जोड़ा। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती की बात है, उन्होंने सबने इस पर सियासत करनी शुरू कर दी। 370 के बाद कश्मीर बदल रहा है। हाँ, रोज़ नए कानून आते हैं, हम सुबह नींद से उठते हैं, नए ऑर्डर्स निकले होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। किसी को नौकरी से निकाला होता है, किसी को UAPA लगा दिया होता है, किसी को PSA, किसी को जेल में डाल दिया होता है। कभी कहते हैं जी ये अब स्मार्ट मीटर है, अब जी ये उससे भी स्मार्ट है, अब जी ये उससे भी स्मार्ट है। रोज़ रोज़ नए कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, परेशानी, बिलें हमें भरनी है। बुखारी साहब से मैं मिला तो वो मुझे कह रहे थे कि जनाब 370 तो वापस नहीं आ सकता, सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं 370 के नाम पे, पहले सेल्फ रूल के नाम पे, फिर ग्रेटर ऑटोनॉमी के नाम पे, देन उस वक्त में 370, आज फिर वही 370। जो आ नहीं सकता है, जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ला सकती है, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे लेकर आएगी? तो ज़रा बताएं क्या है ये? नहीं, क्यों, रिव्यू पेटिशन है, वो हम दाखिल कर सकते हैं और हम वापस ये लड़ाई शुरू कर सकते हैं। पॉलिटिकली तो हम इस लड़ाई को यहाँ लड़ ही रहे हैं, हम अपने हुकूक की लड़ाई। हम क्या बेवकूफ़ हैं? आपको क्या लगता है, अल्ताफ़ बुखारी साहब को लगता है ये जो 1.25 करोड़ लोग हैं यहाँ के वो बेवकूफ़ हैं, एक वही अक्लमंद पैदा हुए हैं और बाकी हम जो सारे हैं हम कुछ भी नहीं है? हमारे पास, हम भी जनाब स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, पढ़े लिखे हैं, टॉपर्स रहे हैं अपने फील्ड्स में। अब बुखारी साहब हमें कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जी बोलते हैं हम पॉलिटिकली भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ रहे हैं, और किस तरह लड़नी है। हाँ, हम बंदूक नहीं उठाएंगे, हम किसी को मरवाएंगे नहीं, हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप अपना बेटा गवाइए, वो हम नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में कत्लेआम ज़्यादा हुआ, अफजल गोरू की बात करते हैं, वो फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। वो कहते हैं कि कश्मीरी में मरगुजार कहते हैं, मैं तो प्रॉपर बोल भी नहीं पाता हूँ, कहते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े हैं, यहाँ पे कत्लेआम हुआ है, अफजल गोरू, बड़ी सारी बातें करते हैं वो इस वक्त इलेक्शन ये जो है ना 3 सीटों का बड़ी बुरी तरह से हार रहे हैं। अच्छा, तो अब कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्या करेंगे? अब चुप रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अपने वर्कर कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, अपने वर्कर को भी तो खुश करना है। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ कि ये लोग बन के कहाँ से आए हैं, लॉन्च कहाँ से होके आए हैं, इनको वही बोलना है जो स्क्रिप्ट दी जाती है। अच्छा। ये खुद से कुछ बोलते भी नहीं है। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठी हूँ ना, जो मन में आ रहा है, दिल में आ रहा है, बोल रही हूँ, ना किसी की रुकावट, ना कोई पूछेगा ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है मुझे सच बोलना है यहाँ बैठ के। तो वो झुक जाते हैं। इन लोगों को स्क्रिप्ट मिलती है कि बोलना क्या है, उससे एक लाइन इधर नहीं उधर नहीं। कभी कभी आप देखना, ये 4-5 पार्टियां एक साथ एक ही स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू कर देते हैं एक ही दिन। आप देखोगे कभी कभी ऐसा भी होता है, आप ही मीडिया वाले भाई, कभी इधर कभी इधर, आप लोग अपनी जगह नहीं सोचते हो भाई ये स्क्रिप्ट दी किसने इनको, ये सारे एक ही। और ये बीजेपी की मुखालफत नहीं करते हैं, हमारे साथ सारी मुसीबतें बीजेपी ने ढाई, ये उनकी मुखालफत नहीं करते, ये मुखालफत नेशनल कॉन्फ्रेंस की करते हैं। फिर मैं सोचती हूँ यार, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कश्मीरी अवाम पॉलिटिकली बहुत अवेयर है, ये समझ रहे हैं कि तुम लोग ये एक साथ, ये जमावड़ा बना के एक ही साथ क्यों शुरू हो गए हो आज। अच्छा ना, ये लोग ना आजकल बड़ा ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, पीसी की स्पोक्स पर्सन है एंड अपनी पार्टी वाले भी हैं, वो टूरिस्ट वाला वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उमर साहब के लिए। मैं देख रहा हूँ, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ ना, तो मेरे इंटरव्यू में वो हर जगह कहते हैं जी ये टूरिस्ट है। अब वो एक और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं वो नहीं करना चाहूँगा, मेरे एथिक्स में वो नहीं है। कश्मीरी अल्फाज है, वो आप जानते हैं वो कौन सा वाला ये नहीं एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये टूरिस्ट वाला वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये टूरिस्ट का क्या मतलब है? ये क्यों ये इल्ज़ाम आप पे लगा रहे हैं कि उमर साहब टूरिस्ट हैं, उनका रहन सहन यहाँ का नहीं, वो लंदन में रहते हैं, वो घूमने जाते हैं? बताती हूँ, मेरे वालिद डाउनटाउन श्रीनगर से हैं, मेरी वालिदा डाउनटाउन श्रीनगर से हैं, तो मैं कहाँ की हुई? श्रीनगर के। मेरे दादा दादी श्रीनगर से, दोनों डाउनटाउन से, तो मैं कहाँ की हुई? श्रीनगर से। उमर साहब की दादी
नॉर्थ कश्मीर से, ठीक है, आपको पता है, नॉर्थ कश्मीर से, उनका घर भी है वहाँ टंगमर्ग में। Exactly है। अच्छा, 3 दिन श्रीनगर रहते हैं, उमर साहब के अंकल भी वहीं रहते हैं नॉर्थ कश्मीर में। 3 दिन श्रीनगर रहते हैं उमर साहब, 3 दिन टंगमर्ग रहते हैं, ठीक है, 4 दिन श्रीनगर, 3 दिन टंगमर्ग, ऐसे। ये जब से मैं इस तंजीम में हूँ 10-12 साल से, तब से मैंने यही देखा है। उमर साहब कहाँ हैं? उमर साहब नॉर्थ कश्मीर में। उमर साहब कहाँ हैं? उमर साहब नॉर्थ कश्मीर में। उमर साहब कहाँ हैं? उमर साहब नॉर्थ कश्मीर में। क्योंकि उमर साहब के जो रूट्स हैं वो वहीं से हैं। अब अगर आप मुझे नॉर्थ कश्मीर में टूरिस्ट कहें तो मैं कहूँ हाँ भाई, मैं तो डाउनटाउन की हूँ, मैं शायद टूरिस्ट हूँ नॉर्थ कश्मीर में। उमर साहब कैसे टूरिस्ट हुए नॉर्थ कश्मीर में? उनकी तो खून में है ना, तो ब्लड लाइन है। तो इस तरह की बातें करना, देखिए, ये जो कभी कभी हम ना सियासत करते करते ये भूल जाते हैं कि सियासी जंग को एक तहज़ीब के साथ लड़ा जाए ना तो अच्छा भी लगता है, और जब हम उस तहज़ीब के दायरे के बाहर आ जाते हैं ना तो फिर वो सियासत करने में मज़ा भी नहीं आता। मैं पर्सनली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर कोई बहुत कीचड़ उछाल रहा होता है तो मैं सोचती हूँ भाई, अब इस इंसान से क्या लड़ूं, इसने तो अपनी सारी हद पार कर ही दी है, अब इस इंसान से लड़ने का क्या मतलब। आप उस इंसान को समझाते हैं जो आप समझते हैं कि दिल का, दिमाग का अच्छा है, समझदार है और इसकी नीयत साफ है। बिल्कुल मैम, हम इस पे एक आखिरी सवाल है, ज़्यादा नहीं लेंगे। पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और बीजेपी ने पहाड़ी लोगों का वो वादा पूरा किया। अब पहाड़ी कबीले के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, और जैसे कि पहाड़ी कबीले के पुराने नेता लोग कह रहे हैं कि उमर साहब ने, अब्दुल्ला ख़ानदान ने कभी भी जो है वो उनकी इस रिजर्वेशन को लेकर आवाज़ नहीं उठाई है। भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्हें उनका अधिकार मिला। गुजर बकरवालों को फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, इंटर डिस्ट्रिक्ट काला कानून नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया, और पहाड़ियों को एसटी का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो आपको लगता है कि एक पहाड़ी कबीले का जो सेगमेंट एक सोसाइटी का, वो आपसे थोड़ा दूर हो रहा है और उनके जो गिले शिकवे हैं वो कहीं ना कहीं आपके सर पे हैं? देखिए, खुदा गवाह है, हमने हमेशा कोशिश की है कि ये जो पहाड़ी रिजर्वेशन है इसकी बात हमने डेकेड से की है, सालों साल हमने चिल्लाया है इनकी रिजर्वेशंस के लिए। लेकिन चलिए, अल्लाह का करना कि उनको अल्हम्दुलिल्लाह आखिर मिल गई। अगर उनकी कोई नाराज़गी है हमसे, पहले मुझे लगता नहीं है कि होगी, क्योंकि वो लोग बहुत समझदार लोग हैं। नहीं, वो रजौरी पहुंच में वोट कर रहे हैं बीजेपी को, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पहाड़ी कौम जो है वो बहुत समझदार कौम है, क्योंकि जो पहाड़ी होता है उसका जो IQ होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू कश्मीरी एंड गुजर। नहीं, मैं कंपेयर टू सारी दुनिया के मैं कह रही हूँ, जहाँ जहाँ आप पहाड़ों में रहते हैं ना, हम भी तो पहाड़ों में ही रह रहे हैं, आप और मैं भी तो पहाड़ में। कश्मीर क्या है, श्रीनगर क्या है, वैली है एक, 4 पहाड़ बीच में, हम वैली होती क्या है कि आप पहाड़ों के बीच में रह रहे हैं। तो टेक्निकली हम सब पहाड़ी ही हैं। और पहाड़ी कौम आप देखेंगे, अगर आप गूगल पे भी ये देखेंगे, इसको गूगल करके, IQ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हार्श कंडीशंस में रहना पड़ता है। हमारा मौसम, हमारी स्ट्रगल्स, हमारी जो बाकी चीज़ें हैं वो बाकी रियासतों से ज़्यादा होती हैं। उनको डेफिनेटली ये बात पता है कि इन्होंने कितनी कोशिश की हमारी रिजर्वेशंस के लिए, लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने सियासी फ़ायदे के लिए हमारे वक्तों में वो होने नहीं दिया। उन्होंने तब किया जब उनको लगा डिवाइड एंड रूल करना है। ये जो वहाँ कश्मीरी लोग साथ में हैं, अब ये जो 1 करोड़ लोग हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, इनमें अलग अलग कन्फ्यूजन्स क्रिएट करिए, इनको छोटे छोटे खित्तों में रखिए ताकि ये टूटे रहे। और ये जो डिवाइड एंड रूल है ना, ये 10 मई 1857 वॉर ऑफ मेरठ में स्टार्ट हुआ है। रिवोल्ट ऑफ 1857, अंग्रेज़ों ने ये बीज बोया है, और इसका रिजल्ट आया 1909 में, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ। हिंदू रह गए एक तरफ, मुसलमान रह गए दूसरी तरफ। और आज वही पॉलिसी जो अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर इस्तेमाल की, वही पॉलिसी आज हमारे ऊपर इस्तेमाल की जा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ सारा हयात जी थी, जिन्होंने कई सारे अहम तरीन बातों का जवाब दिया, और हमें यकीन है कि जो हमें इनसे मिला है और जो आप तक पहुंचा है वो बड़ा फ़ायदेमंद है। हर एक बात को आप समझ सकते हैं, उस पर गौर कर सकते हैं, और बिलाखिर जाते जाते वक्त में आप एक छोटा सा कमेंट कर अपनी राय भी ज़रूर हमें दे सकते हैं। फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।